जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, कल हमने इस करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत की थी। आज 2 जनवरी की ये क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आज के महत्वपूर्ण 15% मैंने कौन से लिए हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा की शुरुआत। अर्थात इस बात का क्या मतलब है, 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक की अब जो जनरेशन पैदा होगी, यानी जो बच्चे पैदा होंगे, उस जनरेशन का नाम दोस्तों जनरेशन बीटा रखा गया है। और जो 2013 से 2024 तक जनरेशन हुई उसका नाम जनरेशन अल्फा था। और 1997 से 2012 तक की जो जनरेशन थी दोस्तों, उसका नाम जनरेशन जेड थी। मतलब जेड उसका नाम था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अब कौन सी जनरेशन आगे पैदा होगी? तो वर्तमान की जो जनरेशन है दोस्तों 2025 से लेकर 2039 तक, उस जनरेशन का नाम जनरेशन बीटा रखा गया है। हालांकि इसके कुछ पैमाने होते हैं जिनको ध्यान में रखकर इनके नाम दिए गए हैं। यानी ये बताया गया है कि 2025 से 2039 तक की जो जनरेशन है वो ज़्यादा एआई का प्रयोग करेगी। किसी एक आधार पर इनका नाम रखा जाता है दोस्तों। तो अब 2025 से 2039 तक की जो जनरेशन पैदा होगी उसका नाम जनरेशन बीटा रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। अभी लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर भारतीय सेना ने, हालांकि लद्दाख की लगभग ऊंचाई 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पेंगोंग झील के तट पर यह भारतीय सेना ने किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तमु लोसार पर्व। अब नेपाल में नववर्ष की खुशी पर एक तमु लोसार पर्व मनाया गया है। तो नेपाल में हर वर्ष नववर्ष की खुशी में मनाते हैं। हालांकि अभी नेपाल में 2 अन्य महोत्सव मनाए गए थे, गाड़ी माही पशुमत महोत्सव, तिहार उत्सव। ये दोनों उत्सव भी अभी नेपाल में मनाए गए थे। और अगर मैं नेपाल के पीएम की बात करूं, केपी शर्मा ओली हैं। राजधानी इनकी काठमांडू है जो कि सार्क का मुख्यालय है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देख तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी देश में तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये 77 मीटर लंबा है और ये संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। तो एमके स्टालिन जो कि वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन दोस्तों किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि। अब गणतंत्र दिवस के समारोह पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों, जिनका नाम प्रबोवो सुबियांतो है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन सीधे फैक्ट लिखे हुए हैं, उनकी जितनी भी जानकारी है वो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछने वाला फॉर्मेट नहीं है, केवल आपको देखना है कि लिखा हुआ क्या है और आपको केवल 15 मुख्य बातें जाननी है एक तरीके से, कि मुख्य घटना 15 कौन कौन सी मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए छठा देखते हैं। छठी बात क्या है, पुजारी ग्रंथि योजना चलाई गई दिल्ली में। यानी अभी कल पुजारी ग्रंथि योजना चलाई गई, जिसके तहत प्रत्येक पुजारी या ग्रंथि, ग्रंथि बोलते हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं उनको ग्रंथि बोलते हैं, उनको प्रत्येक महीने 18,000 रुपये सरकार देगी। लेकिन अगर वो चुनाव में जीतती है, इस बात की घोषणा अभी वर्तमान की जो वहाँ पर पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने इस साथ 2 योजनाएं और चलाई, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत में अब महिलाओं को 2100 रुपये देंगे अगर में जीतते हैं दोस्तों। हालांकि अब तक 1,000 रुपये देते थे इस योजना के तहत, लेकिन अब 2100 रुपये देंगे। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुमराह नीतीश का नाम कहाँ दर्ज किया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बात है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ओनर्स बोर्ड में अब नीतीश को 11वें भारतीय बल्लेबाज और बुमराह को 6ठे गेंदबाज ग्रुप में शामिल किया गया है।
अब अभी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है दोस्तों, उसमें नीतीश कुमार का जो शतक आया है और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है, तो उसको देखते हुए बुमराह और नीतीश का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बोर्ड के वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके ओनर्स बोर्ड में, यानी एक लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया है, नीतीश कुमार और बुमराह का। दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। अब चीन ने अभी एक ट्रेन लॉन्च की है जिसका नाम CR 450 है। अब ये चर्चा में है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, क्योंकि इसकी गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोस्तों। तो आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप कहाँ हुआ? चीन में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला। अब भारत ने इस कंपनी को ये कहा है कि भाई जितने कर्मचारी इस कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं ये उनके लिए अच्छा स्थान है काम करने का। तो इसे अभी हाल ही में एक उपाधि से नवाजा गया है जिसका नाम ग्रेट प्लेस टू वर्क। बात करें सेल की स्थापना की, तो ये 24 जनवरी 1973 को स्थापित हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश हैं दोस्तों। ये पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अभी ये कुछ दिन पहले चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ पाई जाती थी, अब वे थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही हैं। तो दोस्तों सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में है। हालांकि असम में काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं, आपको याद रखना है। काजीरंगा यहीं पर है और मानस भी दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलता है। एकमात्र पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा में ही दोस्तों पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल ये इस बार लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 23 से 27 जनवरी के बीच आयोजित होंगे। तो पूछा जाएगा सीधा फैक्ट कि ये कहाँ आयोजित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? तो अभी सीरिया में आंतरिक विद्रोह चल रहा है दोस्तों। उस विद्रोह को चलते हुए इस्लामी विद्रोही गुटों ने वहाँ पर उसके एक शहर है अलेप्पो, उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। वहाँ पर सरकार बनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अभी वहाँ विद्रोह चल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा व्यापक रूप से। हालांकि मैं भी उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है और अभी वहाँ इस्लामी विद्रोह गुटों ने एक सीरिया का एक शहर है अलेप्पो, उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कर लिया था, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चितवन में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव, ये प्रश्न नंबर 13 ये बता रहा है। अब चितवन वास्तव में है क्या? चितवन दोस्तों नेपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अभी 1 जनवरी को एक कार्यक्रम का समापन हुआ जिसका नाम उन्होंने हाथी एवं पर्यटन महोत्सव रखा था। हालांकि वहाँ पर अन्य जगह से या अन्य देशों से हाथी लाए गए और उन्होंने अलग अलग करतब दिखाए। करतब कैसे? कुछ हाथी पानी में तैरकर दिखाते हैं, गेंद से खेलते हैं, चित्र बनाते हैं। तो एक तरीके से हाथी प्रदर्शनी हुई वहाँ पर और चितवन में हुई। चितवन नेपाल में है। तो ये पूछा जा सकता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है और किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है दोस्तों नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेम्बेनाड झील कहाँ है? तो दोस्तों बेम्बेनाड केरल की सबसे बड़ी झील है। अब ये वैसे तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में क्यों पूछ रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी चर्चा में है मेगा प्लास्टिक सफाई अभियान। अभी यहाँ पर मेगा प्लास्टिक सफाई अभियान चलाया गया है जिसके तहत प्रत्येक झील को साफ किया जाएगा और उसे जो भी वहाँ पर प्लास्टिक है, जो भी वहाँ पर कूड़ा करकट देखने को मिलता है, उन सभी को साफ करने में इस अभियान के तहत मदद मिलेगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई। अब इस बात का क्या मतलब है? जो अपनी टीम भारतीय टीम 1983 में थी, यानी 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और उस क्रिकेट टीम में जो विकेट कीपर थे हमारे उनका नाम सैयद किरमानी था। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। अब उन्होंने लॉन्च कहाँ से किया है? ये पेंगुइन के लंदन पब्लिकेशन से पब्लिश की हुई है। हालांकि इनके साथ 2 राइटर और इसमें शामिल हैं जिनका नाम देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक।
इनके साथ ये 2 राइटर और भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये होते हैं, इन्होंने तीनों ने मिलकर ये बुक लॉन्च की है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन पैक की। मैं प्रतिदिन रिवीजन कराऊंगा, तो इस रिवीजन में आज मैंने लिए हैं कुछ महिला जो अभी नियुक्त की गई हैं हाल फिलहाल में, कुछ चर्चित महिलाएं दोस्तों। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अभी प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आपने 2024 में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ज्योति शर्मा ये भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं PT उषा की। PT उषा क्यों महत्वपूर्ण आजकल चर्चा में है? ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए PT उषा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डॉक्टर अलका मित्तल, ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात करते हैं शिवांगी सिंह की, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। बात करते हैं गीतिका कौल, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन सी चर्चित महिलाएं हैं, कौन कौन सी महिलाएं कहाँ नियुक्त की गई हैं, इसलिए मैंने आज के रिवीजन में इन 10 महिलाओं को लिया है जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त की गई हैं। बात करें मेघना अहलावत की, ये भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। बात करें इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली है पहली महिला वकील हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को देखा और ये रिवीजन सीरीज देखी। मैं प्रतिदिन रिवीजन के अंदर कुछ 2024 के 10 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको केवल में पहले 15 फैक्ट जानने हैं और उनसे संबंधित जानकारी जाननी है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।